डिड वुमेन हैव अ रेवोल्यूशन? अब जैसे मैंने हर पार्ट में मेंशन किया था स्पेसिफिकली कि किसी भी जो भी इवन दो रेजीम चेंज होते गए बट वुमेन को किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम में सफरेज नहीं मिला था, राइट ऑफ वोट नहीं मिला था। तो ऑब्वियसली बट इस टाइम में वुमेन ने एग्जैक्टली क्या किया? जो वुमेन थी बेसिकली वो हर कोई भी रेवोल्यूशन जब भी होता था या कोई भी ऐसा कोई मूवमेंट होता था तो उसमें हमेशा वो लोग बहुत पार्टिसिपेट करते थे। वुमेन का उस टाइम में जो रोल था उस सोसाइटी में बेसिकली व्हाट दे यूज्ड टू डू वाज कि जैसे जितने काफ़ी सारे जॉब्स होते थे जैसे वर्किंग मे बी एज डोमेस्टिक हेल्प या फिर मतलब छोटे जॉब्स होते थे जैसे एज सीमस्ट्रेसेस या फिर लेबरर्स वॉशमैन वैसे करके वो भी बहुत सारे जॉब्स करते थे। एंड उन पर मोस्टली जो हाउस होल्ड संभालने का काम आता था जैसे बच्चों का ख्याल रखना या फिर जो बेकरी के आगे ब्रेड के लिए लाइंस में लगना, वाटर लाना, उस टाइप की चीज़ें उनको वो सब डोमेस्टिक ड्यूटीज़ भी करनी पड़ती थी एज वेल एज बहुत केसेस में जॉब्स भी करने पड़ते थे। उनके यूजुअली जो जॉब्स होते थे मोस्टली लोअर पेइंग होते थे डिस्पाइट द अमाउंट ऑफ लेबर दे यूज्ड टू पुट। तो वुमेन ने बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट किया था इवन ड्यूरिंग जो पहले जो फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था या फिर बाद में जब क्लब्स जब फॉर्म होना शुरू करे थे। एंड इवन मतलब इनका हमेशा ये रहा था कि उन्होंने इन होप्स में बेसिकली पार्टिसिपेट किया था कि वो इवेंचुअली जो गवर्नमेंट को प्रेशराइज कर सके कि उनको राइट टू वोट दिया जाए, उन्हें बेसिकली जैसे इवन पॉलिटिकल ऑफिस मतलब पॉलिटिकल पोजीशंस होल्ड करने का अपॉर्चुनिटी दिया जाए। तो उसके उसके होप्स में बेसिकली उन लोगों ने पार्टिसिपेट किया था। एंड वाइल जब जैसे बिफोर द रेन ऑफ टेरर जब जैकोबिन क्लब था या फिर उस टाइप के और क्लब्स थे तो अप्रॉक्सीमेटली करीबन 60 वुमेन क्लब्स भी फ्रांस में थे। उनमें से सबसे प्रोमिनेंट सोसाइटी ऑफ रेवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन वुमेन था। बेसिकली अगेन उनमें भी लाइक नॉर्मल क्लब्स जो आइडियाज़ डिस्कस होते थे एंड इस केस में वो काफ़ी वो लोग भी पैम्पलेट्स पब्लिश करते थे, उनके भी अपने आइडियाज़ होते थे। जैसे एक एग्जांपल जो बुक में दे रखा है वो है ओलंपे दे गोजेस जिन्होंने एक बार डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ इन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ वुमेन जो उन्होंने लिखा था। बिकॉज जैसे इवन जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें भी से बहुत क्लियरली मेंशन किया गया कि डिक्लेरेशन राइट्स ऑफ मैन, तो उसमें स्पेसिफिकली मैन वर्ड इटसेल्फ थोड़ा इम्प्लीकेशन होता है कि जैसे उसमें वुमेन इंक्लूडेड नहीं है, तो उस सेंस में उन्होंने उसे करेक्ट करने की कोशिश की थी। तो उस टाइप की सेंटिमेंट्स वुमेन में भी जागने लगी थी। एंड ऑल्सो वुमेन जैसे लाइक आई मेंशन लोअर पेइंग जॉब्स एंड हाउस होल्ड देखने के अलावा उनमें से ज़्यादातर उनके पास एजुकेशन नहीं थी। एजुकेशन बेसिकली एक्सेस उनको नहीं था। एंड मोस्टली द वुमेन जो लोग एजुकेटेड थे वो रिचर फैमिलीज़ के थे। एंड उनको भी जैसे कॉन्वेंट में पढ़ाया जाता था एंड मोस्टली आफ्टर दैट एजुकेशन उनको दे वर मैरिड ऑफ मतलब अरेंज मैरिज करके उनको भेज दिया जाता था। तो उस टाइम में एज भी नो कि उनके पास उतनी पावर नहीं थी कि उनको डिसीजन लेने की पावर नहीं थी कि उनकी जैसे लाइफ भी उनके लिए डिसाइड हो रही हैं एंड ऑल्सो कि उनको और अपॉर्चुनिटी नहीं थी कि वो और चीज़ें कर सके। तो उस टाइप के बहुत लिमिटेशंस उन पर इम्पोज किए गए थे एंड अगेन पॉलिटिकल पावर नहीं थी। तो द वुमेन बिलीव उस टाइम में कि उन्हें अगर पॉलिटिकल पावर दी जाएगी कि वो भी जैसे इलेक्शंस में जाएं या फिर उनको भी वोट करने का मौका मिला जाए, क्योंकि वो हर रजीम में देवर क्लासिफाइड एज पैसिव सिटीजन्स, तो उनके बहुत डिसअपॉइंटमेंट था कि वो कर नहीं पा रहे हैं। तो दैट्स व्हाई देवर वो एफर्ट्स कर रहे थे कि वो मतलब उनको भी ये सब दिया जाए। इनिशियली जब कन्वेंशन पावर में आया था दैट इज़ ड्यूरिंग द रीन ऑफ टेरर अंडर रॉबेस्पियर, तो रॉबेस्पियर ने उसने कुछ रिफॉर्म्स ब्रिंग अबाउट किए थे जैसे विच वर गुड फॉर द वुमेन। उस टाइम में जो स्टेट स्कूल्स एस्टैब्लिश हुए थे दैट वर रन बाय द स्टेट, मतलब जो अगेन वो गवर्नमेंट के अंडर जो रन होते थे, तो उसमें उन्होंने कंपल्सरी स्कूलिंग फॉर वुमेन इंट्रोड्यूस किया था। तो इससे जो वुमेन होती हैं उनको अगेन एजुकेशन मिलना शुरू हो गया एंड दे स्टार्टेड गेटिंग मतलब उनको ज़्यादा आइडियाज़ आने लगा। इस टाइप की चीज़ों से ही उनको मतलब धीरे धीरे इससे वो जब लिटरेचर पढ़ते हैं या फिर जब वो जैसे रेवोल्यूशनरी थॉट्स को उनको एक्सेस मिलता है तो ऑब्वियसली उनमें भी वो रियलाइजेशन होती है कि दे आर ऑल्सो इक्वल एंड उनको भी अपने राइट्स के लिए अपील करना चाहिए। तो उस तरीके से मतलब इनका लोगों का मतलब थॉट प्रोसेस कहने को डेवलप होने लगा। ऑल्सो उसके बाद एक आध जो रूल्स आए थे उन्होंने ये भी मॉडिफिकेशन किया था कि दे कुड नॉट बी फोर्स्ड इनटू मैरिजेस बाय देयर फैमिलीज़, कि अब ये था कि इफ वुमेन वांट्स कि इफ़ दे वांट टू मैरी समवन और नॉट, वो खुद डिसाइड कर सकते हैं कि द फैमिली कैन नॉट फोर्स देम कि एक अरेंज मैरिज करके इफ़ शी डजंट वांट टू कि ज़बरदस्ती उसकी शादी कर दें। एंड ऑल्सो उन्होंने जो मैरिज का जो फॉर्मेट था उन्होंने चेंज कर दिया था इन द सेंस कि
उसमें इट वाज मतलब उसको थोड़ा कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस में बना दिया था कि इट्स अ कॉन्ट्रैक्ट, ये एक एग्रीमेंट है कि जो दोनों पार्टीज़ को मतलब एक्सेप्ट करना चाहिए कि द ग्रूम एज वेल एज द जो ब्राइड होगी, दोनों दे हैव टू बोथ एक्सेप्ट कि दे वांट टू गेट मैरिड, ओनली देन मतलब दे कैन एंटर इनटू अ मैरिज। कि ऐसा नहीं कि एक साइड की जो गर्ल को फोर्स किया जा रहा है, तो उस टाइप का उन्होंने चेंजेस किया था। एंड ऑल्सो जो डाइवोर्स था दैट कुड बी मतलब इवन वुमेन नाउ कुड फाइल फॉर डिवोर्स, तो उस सेंस में दे गॉट मोर अ सेंस ऑफ मोर यू कैन से कि मतलब उन्हें अपनी चॉइस का उनको ज़्यादा मौका मिला कि वो अपनी चॉइस को एक्सरसाइज कर सकते थे इन सब के थ्रू। तो उसमें इवन मैरिज वॉज एन इम्पॉर्टेंट टूल फॉर देम। ऑल्सो वाइल ऑल दिस टाइम जब जैसे रिजीम्स बदलते गए, तो इवेंचुअली जैसे जब बाद में जब रेन ऑफ टेरर के बाद उन लोगों का ये भी हो गया कि जितने एज वी नो कि उस टाइम जो रॉबस्पियर था, एनी काइंड ऑफ डिसेंट या कोई भी जो उसका क्रिटिसिज्म था वो उसको शटिंग डाउन एंड जिसे लोगों को एग्जीक्यूट करा था उसी तरीके से। क्योंकि उस टाइम में एज वी नो जितने वुमेन क्लब्स थे, तो देवर ऑल्सो अगेंस्ट कि उनको अभी भी सफरेज नहीं मिल रहा है। ऑब्वियसली देवर वॉइसिंग आउट देयर क्रिटिसिज्म कि उनके जो रेवोल्यूशनरी जो वुमेन राइटर्स या फिर जितने पार्टिसिपेंट्स थे वो लोग देवर अगेंस्ट है। तो काफ़ी सारे जैसे उनके जो जितने भी क्लब्स थे वो सब बंद करा दिए गए थे एंड देवर लाइक प्रोहिबिटेड फ्रॉम डूइंग एनी काइंड ऑफ मतलब रेवोल्यूशनरी एक्टिविटी। एंड ऑल्सो जो प्रोमिनेंट जो वुमेन रेवोल्यूशनरीज थे उनको पकड़ के एग्जीक्यूट कर दिया गया था, गिलेटिन कर दिया गया था। दे वर अरेस्टेड इन ऑर्डर टू शट देम डाउन, जैसे एज वी नो जो रेन ऑफ टेरर का सिग्नेचर था। एंड इवन दो उस टाइम में उनको बाद में एज वी नो कि जब नेपोलियन आ गया था, तो उस टाइम में पूरा रिपब्लिक सिस्टम ही स्क्रैप कर दिया गया था एंड उसमें मोनार्की इस्टेब्लिश हो गई थी। इवेंचुअली आफ्टर अ लॉट ऑफ स्ट्रगल बेसिकली 1946 में फ्रेंच वुमेन गॉट द राइट टू वोट, सफरेज वुमेन सफरेज उन्हें मिला। एंड नॉट जस्ट वो खुद अपने लिए, बट ऐसा भी था कि सिंस एज वी नो कि फ्रेंच रेवोल्यूशन इटसेल्फ वो पूरे जो इवेंट्स को जो रिप्रेजेंट करते हैं कि लोगों ने पहली बार मतलब अपने उनकी तरफ पावर आई इंस्टेड ऑफ जस्ट बीइंग कंसंट्रेटेड इन हैंड्स ऑफ वन और अ फ्यू इंडिविजुअल्स। तो वो वाला मतलब उस वाले स्पिरिट से इवन अदर पीपल अक्रॉस द वर्ल्ड वर ऑल्सो इंस्पायर्ड एंड इट इज लेट मतलब देयर इंस्पिरेशन फॉर वुमेन जो इन टाइप की राइट्स के लिए जो फाइट करते हैं। तो उससे नॉट जस्ट उनका अपने लिए बट उनका ऑल्सो इम्पैक्ट अराउंड द वर्ल्ड काफ़ी ज़्यादा था। द अबॉलिशन ऑफ स्लेवरी। अब उस टाइम में क्या था कि जब उस टाइम में जो काफ़ी सारे जो यूरोपियन कंट्रीज स्पेशली द पावरफुल वंस, उनके जैसे ज़्यादातर कॉलोनीज़ मतलब ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड से एशिया, अफ्रीका, इवन साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, उस एरिया में काफ़ी सारे उनके कॉलोनीज़ होते थे। तो जैसे जो कैरेबियन साइड में जो उनके जैसे सैन डोमिंगो एंड उस टाइप के जितने भी इनके कॉलोनीज़ थे, तो वहाँ पे जितने भी इन लोगों के जो मनी आता था वो मोस्टली स्लेवरी के थ्रू आता था। वो कैसे, जैसे वहाँ पे जो प्रोड्यूस पाए जाते थे जैसे टोबैको या फिर इंडिगो, उस टाइप के उन्होंने ऑब्वियसली काफ़ी प्लांटेशंस थे, तो वो सब प्रोड्यूस एज वी नो कि यूरोप में मोस्टली नहीं थे। तो वो सब चीज़ें जो मतलब प्रोड्यूस करवाते थे, तो वहाँ पे उनके प्लांटेशंस थे विच वर ओन्ड बाय यूरोपियन एंड ऑल्सो फ्रेंच प्लांटेशन ओनर्स। तो उस टाइम में अगेन वही था कि सिंस वो अपने यहाँ पे नहीं कर सकते थे, तो वहाँ पे कंडीशंस उतने अच्छे नहीं थे वर्क करने के कि यू हैव टू वर्क फॉर लॉन्गर आवर्स, वहाँ का उतना क्लाइमेट अच्छा नहीं था। तो ऑब्वियसली जो फ्रेंच सिटीजन्स होंगे दे वोंट बी विलिंग टू वर्क देयर। तो उसके लिए उनका ये सोल्यूशन था कि जो उनके स्लेव्स थे वो उनको वहाँ पे काम के लिए लगा सकते हैं। तो दिस इवेंचुअली प्रॉम्प्टेड अ स्लेव ट्रेड, ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड बिटवीन यूरोप, Africa and America. America in the sense referring to the Caribbean section of America, जहाँ पे mostly जो plantations थे ये सब वो सब वहाँ पे बेस्ड थे। अब जो अब ये बेसिकली ऐसे वर्क करता था कि जो यूरोपियन जो ट्रेडर्स होते थे, प्लांटेशन ओनर्स होते थे, दे कुड बाय स्लेव्स फ्रॉम अफ्रीका। एज वी नो वहाँ पे अफ्रीका में उनकी बहुत कॉलोनीज थी, तो वहाँ से बेसिकली उनका स्लेव्स का सप्लाई मोस्टली आता था। जो वहाँ के जो एज वी नो अफ्रीकन नीग्रोज होते थे वो देवर यूज एंड बॉट एज स्लेव्स। तो उन लोगों को खरीद के वहाँ पे फिर उनको शिप करके वो लोग नॉर्थ अमेरिका मतलब आई मीन कैरेबियन एरिया, वहाँ पे वो लोग उनको एम्प्लॉय करते थे एज मतलब नॉट एक्जैक्टली एम्प्लॉय बट दे बेसिकली देवर यूज्ड टू वर्क देयर। एंड बहुत बार ऐसा होता कि देवर जैसे उन लोगों को शैकल्ड करके मतलब दैट इज चेंज में रखते थे एंड देवर जब उनको वहाँ पे पूरा जर्नी होता था तो पूरा 3 months का जर्नी होता था अक्रॉस द अटलांटिक ओशन। तो उसमें पूरे वहाँ पे उनको बंद करके एज एनिमल्स वैसे मतलब अच्छे से ट्रीट नहीं करते थे ऑब्वियसली, एंड वहाँ पे भी उनको हार्श कंडीशंस में मतलब करना पड़ता था एंड दे यूज्ड टू गेट लाइक नथिंग। तो उन कंडीशंस में दे यूज्ड टू ट्रीट द स्लेव्स। तो धीरे धीरे
थोड़ा सा मतलब पीपल रियलाइज़ कि इट वाज नॉट फेयर एंड इट्स नॉट राइट, ये एथिकल नहीं है, तो धीरे धीरे इसके डिस्कशंस होने लगे थे। उस टाइम में जो कुछ सेंटर्स जैसे बोर्डो एंड नांतेस जो फ्रांस में थे, दे स्पेसिफिकली ओन देयर सिटीज़ प्रॉस्पेरिटी टू द स्लेव ट्रेड, क्योंकि जैसे ये दो पोर्ट सिटीज़ में यहाँ से स्पेसिफिकली स्लेव ट्रेड बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट था, यहाँ से बहुत ज़्यादा स्लेव शिप लाए टू एंड फ्रो लाए जाते थे। तो ऑब्वियसली इनका देयर बिजनेस वाज थ्राइविंग मोस्टली बिकॉज ऑफ द स्लेव ट्रेड। उस टाइम में जब कन्वेंशन एंड मतलब जो नेशनल असेंबली थी उस टाइम में बहुत वाइल दे वर रियलाइजिंग कि दिस इज़ नॉट राइट, ये स्लेवरी बैन हो जानी चाहिए, बट उनको बहुत अंदर सेल्फ डाउट था, क्योंकि अगर वो ऐसा कर देंगे तो उनके जो बिज़नेस क्लासेस वाले लोग होंगे दे माइट गेट अपसेट, क्योंकि उनका जो बिज़नेस होगा पूरा वो डिस्टर्ब हो जाएगा। बिकॉज एज वी नो कि जो प्लांटेशंस होते थे ये सब उनके लिए बड़े इंपॉर्टेंट बिजनेस एक्टिविटीज़ में आते थे, तो उसको ऑब्वियसली वो सब हिंडर हो जाएगा। तो दे वर वेरी हेजिटेंट अबाउट कि वो उसको बैन करे या नहीं करे। तो इवेंचुअली काफ़ी सारे डिस्कशन के बाद 1794 में जो कन्वेंशंस होते हैं दे डिक्लेयर्ड कि उनके जितने स्लेव्स हैं मतलब उनकी कॉलोनीज़ में वो सब फ्री हैं, दैट इज़ एमांसिपेशन ऑफ द स्लेव्स, वो 1794 में हुआ था। तो वाइल दिस वेंट फॉर लाइक अबाउट 10 years, जब तक इवेंचुअली 1804 में नेपोलियन केम टू पावर आफ्टर एज वी नो जो डायरेक्टरी, एंड फिर उसके बाद उनके भी फिर जो उनका जो अनस्टेबल गवर्नमेंट फॉर्म हुआ था उसके बाद नेपोलियन रोज टू पावर। तो एज अ एब्सोल्यूट मतलब जो डिक्टेटरशिप में उसने सारे फिर से स्लेवरी को लीगल बना दिया। इसी बीच में जो एज आई मेंशन्ड अर्लियर कि दे वर वेरी हेजिटेंट बिकॉज ऑफ द बिजनेस क्लासेस, उन लोगों के लिए उनका इंटरप्रिटेशन उनके कॉन्स्टिट्यूशन का, उनके राइट्स का मोस्टली ये था कि सिंस दे ऑल्सो हैव द राइट टू फ्रीडम, तो उनके लिए ये फ्रीडम था कि उनके बिजनेसेस के लिए हैविंग स्लेव्स इज़ वेरी नेसेसरी। तो उनके लिए द एक्सेस टू स्लेव्स मतलब स्लेवरी का लीगल होना, दैट इट सेल्फ फॉर देम एज दे इंटरप्रेटेड द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज अ राइट, डिसरिगार्डिंग द फैक्ट कि जो स्लेव्स थे उनकी जो कंडीशंस एंड दे वर गेटिंग एक्सप्लॉइटेड इस पूरी चीज़ में। तो उस सेंस में दे मतलब उनके दे वर नॉट एग्जैक्टली वेरी हैप्पी ऑफ दिस मूव। Eventually after Napoleon 1848 में फाइनली स्लेवरी वर अबॉलिश्ड इन द फ्रेंच कॉलोनीज। बेसिकली जितने भी फ्रेंच कॉलोनीज और भी ओवरसीज में भी जो जितने भी स्लेव्स थे दे वर फ्रीड। तो इस सबसे वही जैसे नॉट जस्ट ये मतलब ये बहुत वैसा एग्जाम्पल है कि जो उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन के जो स्पिरिट थी कि ऑफ फ्रीडम, उन्होंने धीरे धीरे इवेंचुअली नॉट जस्ट अपने सिटीजन्स पे पर उन्होंने ऑब्वियसली ये भी रियलाइजेशन लोगों को आने लगा कि और भी जो लोग हैं उनके भी एज आई मेंशन्ड अर्लियर जो जिसको नेचुरल एंड अनएलिएनेबल राइट्स वो डिक्लेयर करते हैं वो भी थोड़े से और लोगों की तरफ एक्सटेंड करने चाहिए। उसी सेंटिमेंट से ही कन्वेंशन का इनिशियली जो उनको फील हुआ था कि उनको फ्री करना चाहिए स्लेव्स का, वो बाद में जाके बाई 1848 में प्रॉपरली इम्प्लीमेंट हो पाया।